नमस्कार दोस्तों, आपका दिन से स्वागत है एबी स्टोरीज के इस अद्भुत चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस खास कहानी के साथ अपना रोमांचक सफर आगे बढ़ाते हैं। भारत का इतिहास महान साम्राज्यों की भूमि रहा है, जहां हर युग में कोई न कोई शक्ति उभरती रही। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब सत्ता का ताज एक साधारण परिवार के सिर पर चढ़ा, जिसने राजवंशों की नींव हिला दी। ये कहानी है नंद वंश की, एक ऐसे वंश की जिसने धन, शक्ति और शासन तीनों में नई परिभाषा लिख दी। भारत के ऐतिहासिक मानचित्र पर मगध साम्राज्य का प्रभुत्व बेजोड़ था। इसका विस्तार केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूर्व में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में जीवनदायिनी गंगा नदी के विस्तृत मैदानों तक फैला हुआ था। मगध वास्तव में दो महान नदियों के बीच स्थित एक विशाल और समृद्ध शक्ति था। नंद वंश के उदय से बहुत पहले ही मगध ने अपनी शक्ति की नींव रख दी थी। यह केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि वह उस दौर में उत्तर भारत की निर्विवाद सबसे बड़ी और सर्वशक्तिमान शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुका था। यूनानी इतिहासकारों के विवरणों के अनुसार मगध के पास लाखों की पैदल सेना, हजारों घुड़सवार और युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथियों की एक विशाल फौज थी। एक ऐसी सेना जिसमें पूरी दुनिया को जीतने का दमखम रखने की क्षमता थी। तथा हर्यक वंश के बिंबिसार और अजातशत्रु और फिर शिशुनाग वंश के राजाओं ने भी इसे मजबूत बनाया। समय ने करवट ली। सत्ता का यह प्रचंड स्तंभ धीरे धीरे खोखला होता गया और मगध की यह विशाल शक्ति आंतरिक कलह के कारण अंततः कमजोर पड़ गई। साम्राज्य के विश्वसनीय दरबारी ही अपने स्वार्थ में अंधे होकर भ्रष्टाचार व राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। देखते ही देखते प्रजा के बीच गहरा असंतोष और निराशा पनपने लगी और एक दिन उनका यह मौन टूट गया और मगध की गलियों में राजा के खिलाफ विद्रोह और विरोध के नारे गूंजने लगे। तब जनता के बीच से एक नया नाम उठा, मगध का होने वाला सम्राट महापद्म नंद। अब हम महापद्म की कहानी विस्तार से जानने के लिए मगध की ओर प्रस्थान करते हैं। इतिहास की किताबों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने मगध की सिंहासन पर बैठकर अपनी किस्मत खुद लिखी। उसका जन्म राजसी ठाठ बाट में नहीं हुआ था। कहा जाता है कि वह शिशुनाग वंश के अंतिम शासक राजा महानंदिन का पुत्र था, मगर उसकी माता एक शूद्र स्त्री थी। बस इसी एक कारण से उस युग के ब्राह्मणों और क्षत्रिय वर्ग ने उसे वह सम्मान और अधिकार देने से इनकार कर दिया जिसका वह हकदार था। उन्होंने उसे अयोग्य कहकर अस्वीकार कर दिया, लेकिन महापद्म नंद ने इस अस्वीकृति को अपनी शक्ति बना लिया। उसने न केवल मगध की सत्ता संभाली, बल्कि एक ऐसे विशाल साम्राज्य की नींव रखी जिसे नंद वंश के नाम से जाना गया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने सदियों तक भारत के नक्शे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी और साबित किया कि राजसत्ता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। अपने रास्ते में आने वाले सभी विद्रोहियों को निर्ममता से कुचल दिया, पुराने शासकों को परास्त कर दिया और अपनी शक्ति को चुनौती देने वाले हर क्षत्रिय राजा को जड़ से उखाड़ फेंका, जिस कारण उसे परशुराम द्वितीय कहा जाने लगा। के बाद उसने मगध का ताज अपने सिर पर रख लिया। यही था नंद वंश की शुरुआत का क्षण। महापद्म नंद को इतिहास में एक छत्र सम्राट कहा गया है। कहा जाता है कि उसने उत्तर से दक्षिण तक कुरु, काशी, कौशल, अवंती, कांची, कलिंग, अश्मक जैसे अनेक राज्यों को जीत लिया। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसने क्षत्रिय राज्यों की शक्ति समाप्त कर एक केंद्रीकृत प्रशासन बनाया। कर व्यवस्था कड़ी थी, लेकिन उससे साम्राज्य धन धान्य से भर गया। विदेशी लेखकों ने लिखा, नंदों के पास सोने चांदी के पहाड़ जैसे खजाने थे। कहा जाता है कि उनके पास इतनी संपत्ति थी कि करोड़ों की सेना एक साथ पल सकती थी। नंद शासन में प्रशासनिक सुधार हुए। राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया। कर, सेना, व्यापार और न्याय व्यवस्था अलग अलग अधिकारियों के अधीन थी। सड़कें और नहरें बनवाई गई।
कृषि को बढ़ावा मिला और व्यापार मगध से सुदूर दक्षिण तक फैला। नंद शासन के दौरान जनसंख्या और समृद्धि दोनों चरम पर थीं, परंतु जहां धन बढ़ता है वही अहंकार भी जन्म लेता है। महापद्म नंद के बाद उसके 8 पुत्रों ने शासन किया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। धनानंद अपार धन संपत्ति का स्वामी था, इतना कि उसके राज्य को स्वर्ण भूमि कहा जाता था, परंतु वह अत्यंत घमंडी और क्रूर भी था। उसने करों को इतना बढ़ा दिया कि जनता त्रस्त हो उठी। ब्राह्मणों और विद्वानों का सम्मान घटने लगा। सत्ता के नशे में चूर वह किसी की सुनता नहीं था। इसी समय तक्षशिला के महान विद्वान आचार्य चाणक्य मगध पहुंचे। उनका उद्देश्य था एक एकीकृत भारत बनाना, जिसे विदेशी आक्रमणों से कोई न हिला सके। उन्होंने धनानंद से सहायता मांगी, परंतु धनानंद ने उनका अपमान कर दरबार से जाने को कहा। चाणक्य ने क्रोध में शपथ ली, मैं इस नंद वंश को नष्ट किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा, और गुस्से में वहां से चले गए। और बस तभी एक दिन कौटिल्य की मुलाकात होती है एक छोटे से लड़के से। वो लड़का जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, और हाँ, वो सिर्फ मगध पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाला था। उसका नाम था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। के बाद चंद्र ने बड़े आदर से कौटिल्य को प्रणाम किया, और फिर कौटिल्य ने उसे अपने साथ लिया और सीधे तक्षशिला के लिए निकल पड़े, जहां उसे बड़ा एक महान सम्राट बनना था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, राजनीति, युद्ध कला और रणनीति सिखाई। धीरे धीरे उन्होंने नंद शासन के विरोधी राज्यों को साथ जोड़ा, और फिर आरंभ हुई वह लड़ाई जिसने मगध के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कई वर्षों के संघर्ष के बाद धनानंद की सेना पराजित हुई। धनानंद को सिंहासन छोड़ना पड़ा, और इस तरह नंद वंश का अंत हुआ, जिसकी जगह ली मौर्य वंश ने। नंद वंश ने भारत को पहली बार यह दिखाया कि शासन केवल वंश परंपरा से नहीं बल्कि बुद्धि और परिश्रम से मिलता है, परंतु यह भी सिखाया कि जब सत्ता में घमंड और अन्याय बढ़ता है तो जनता और विद्या दोनों मिलकर सबसे शक्तिशाली राजवंश को भी गिरा देती है। यही है नंद वंश की कहानी, एक साधारण से शुरू हुए साम्राज्य की, जो वैभव में तो महान था पर विनम्रता में हार गया। अगर आपको भारत के भूले बिसरे इतिहास की ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास फिर बोलेगा, सिर्फ यहीं आपके चैनल पर।